गीता में चैप्टर 6 वर्स 35 जिसमें कहा गया है कि डिटैचमेंट से ही आपका माइंड आपके कंट्रोल में आता है। डिटैचमेंट है क्या? डिटैचमेंट का मतलब है कि आप अपनी जर्नी को एंजॉय करो। डिटैचमेंट ये नहीं बोलता है कि आप रिजल्ट के बारे में सोचो मत। डिटैचमेंट ये बोलता है कि आप रिजल्ट को सर, रिलेशनशिप की हमने बात करी और मेरे दिमाग में पूकी वर्ड आया जो कि बहुत फेमस वर्ड है। आजकल पूकी महाराज के नाम से ये गुरु बहुत फेमस हैं जो गीता पे ही बात करते हैं। प्यार की डेफिनेशन पता होना चाहिए। व्हाट इज लव? लव है क्या? लव में दो लोग इन्वॉल्व ही नहीं होते। लव हमेशा वन साइडेड ही रहता है। सर, ईगो तो कृष्ण ने भी अर्जुन का सही वक्त पे नीचे ही गिराया था। एक टीचर अगर पूरी दुनिया को बना सकता है लाइक चाणक्य, तो एक टीचर पूरी दुनिया को खराब भी कर सकता है। आई एम द डेथ एंड आई एम द डिस्ट्रॉयर। क्या ओपनहाइमर कृष्ण बनना चाह रहे हैं? तो कृष्ण नहीं बनना चाह रहे। चैप्टर 11 में कृष्णा ये बोलते हैं, You only have the right to perform your duty, but you are not entitled to the fruits of your action. बहुत ज़रूरी है कोई भी एक्शन करने के बाद उससे ईजिली डिटैच हो जाना, वहाँ अटके नहीं रहना। ऐसी एक ऑथर है फाइंडिंग मी के जो सीए हरीश तुलानी जी हैं, जो हमारे पॉडकास्ट में पहले भी आ चुके हैं और आज फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बुक के थ्रू। यूथ इज जस्ट नॉट अ फेज, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन वेटिंग टू हैपन। एक वो फेज रहता है जहाँ पे बीज पेड़ बनने ही वाला होता है और बहुत कम लोग होते हैं जो उस ड्यूरेशन में आपके गाइड बनते हैं। ऐसे ही हैं हरीश जी, चीकू भैया के नाम से बहुत फेमस हैं और अपने पहले पॉडकास्ट के जरिए बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर चुके हैं और आज इस प्लेटफॉर्म पे फिर आ रहे हैं। तो जानते हैं इनके थ्रू कैसे डेली बेसिस पे सिचुएशंस के जरिए आप गीता को, हाँ जी, हमारी भगवत गीता को फॉलो कर सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप डेली बेसिस में स्पिरिचुअलिटी को आगे तक ले जा सकते हैं। जुड़े रहिए एंड स्टे ट्यून्ड। सीए हरीश तुलानी। सर, अभी हमने डिटैचमेंट की बात की थी और डिटैचमेंट में हमने यूथ रिलेटेड बात की, बट अगेन गीता में चैप्टर 6 वर्स 35 जिसमें कहा गया है कि डिटैचमेंट से ही आपका माइंड आपके कंट्रोल में आता है। और जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, लाइक आई हैव माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि कपल आए रिलेशनशिप कंसल्टेंसी के लिए एंड they were in love, like it was a love marriage, और they were trying to justify कि कैसे वो सामने वाला इंसान गलत है टू अ थर्ड पर्सन। जहाँ मुझे ये ऑब्जर्व हुआ कि कैसे एक इंसान प्यार में भी रह के ये प्रूव करना चाह रहा है और इस चीज़ पे जीतना चाह रहा है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाह रहा है कि मेरे अंदर ये अच्छाई है और इसने ये गलत किया है मेरे साथ। तो वहाँ पे लव कहाँ चला जाता है और वहाँ पे क्या ऐसा है कि डिज़ायर्स इतनी बढ़ जाती हैं कि ईगो ओवर पार कर जाता है? मैम पहले डिटैचमेंट पे बात करते हैं। मेरे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी कि तुम यहाँ से तुम कार लेकर निकले और तुम्हें कहीं पहुँचना है और तुम्हें जल्दी पहुँचना है और तुम चाहते हो कि इस टाइम तक पहुँच जाओ। तो उस सेंस में तुम क्या करो, गाड़ी ड्राइव करते जा रहे हो, लेकिन आसपास का जो व्यू है वो बहुत ब्यूटीफुल व्यू था। उसको तुमने सब कुछ इग्नोर कर दिया और फिर जब तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और दूसरों ने तुम्हें बताया कि यार कितना ब्यूटीफुल व्यू था, एंड यू वाज कि क्या था, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैं तो गाड़ी चला रहा था। सो डिटैचमेंट क्या करता है? अटैचमेंट क्या होता है? मेरा अटैचमेंट किससे? रिजल्ट से, कि मैं वहाँ मुझे पहुँचना है, वहाँ पहुँचूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन अगर मैं ये ना सोचता, भाई मैं जा रहा हूँ, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, मुझे पता है मैं पहुँचूंगा वहाँ पर, अगर मैं उसको आसपास भी इंजॉय करते हुए जाता, मैंने भी उस व्यू को देखा होता, तो मेरा जर्नी जो है वो बेटर होता। वहाँ तो पहुँचना ही है ना मुझे। सो डिटैचमेंट है क्या? डिटैचमेंट का मतलब है कि आप अपनी जर्नी को एंजॉय करो। हम क्या करते हैं, हम लोग हमने जो सोचा है कि मुझे ये चाहिए, हम उससे इतना अटैच हो जाते हैं कि उसको पाने के लिए जो मैंने जर्नी में जो फेस कर रहा हूँ उसको हम पूरी तरीके से भूल जाते हैं। और अल्टीमेटली जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, मैं वहाँ अकेला होता हूँ, वहाँ मैं नाखुश होता हूँ क्योंकि मैंने जर्नी एंजॉय नहीं करी और मैं पूरी तरीके से खाली हूँ। अभी मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है अंदर। एक सक्सेसफुल आदमी जो सोचता है कि मटेरियली वो बहुत सक्सेसफुल है, उसने पैसा पाने के लिए मेहनत करी, अपनी हेल्थ तक बिगाड़ दी, अपने रिलेशनशिप तक बिगाड़ दिए, देन ही गॉट सक्सेसफुल, ही बिकम अ मिलियनियर। अब क्या, अब ना उस पैसे को एंजॉय करने के लिए ना उसके पास हेल्थ है, ना उसके पास उसके लोग हैं। डिटैचमेंट, व्हाई इट इज नेसेसरी? डिटैचमेंट ये नहीं बोलता है कि आप रिजल्ट के बारे में सोचो मत। डिटैचमेंट ये बोलता है कि आप रिजल्ट को के साथ अटैच मत हो,
आप अपनी जर्नी को एंजॉय करते जाओ, बिकॉज जर्नी को जब एंजॉय करोगे तो जब उस डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो तुम उस डेस्टिनेशन को भी एंजॉय कर पाओगे, साथ में अपनी जर्नी को भी एंजॉय कर पाओगे। सो डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है मैम, क्योंकि अगर मैं सोचता रहूँगा, लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट मुझे बोल रहा है कि सर मुझे 90 अबव लाने हैं, मुझे DU में एडमिशन चाहिए। मैंने बोला नहीं आए तो इमीडिएट स्ट्रेस हो गया उसको। मैंने बोला स्ट्रेस देख रहे हो अपना? तो बोला सर क्या करूं, करना तो पड़ेगा ना। मैंने बोला ये 90% आएंगे कैसे? तो बोला सर अपना बेस्ट एफर्ट। मैंने बोला बस बेस्ट एफर्ट पे फोकस करो, खत्म बात। 90 पे फोकस मत करो, अपने बेस्ट चिंता ये करो एवरी मोमेंट वेदर आई एम गिविंग माई बेस्ट एफर्ट और नॉट। यस। सो अब आपने क्या करा, आपने, हम बोलते हैं ना कर्म कल फल की चिंता मत कर, तो हम बोल रहे, ये नहीं बोल रहे कि फल के बारे में सोचो ही मत, फल तो है, नहीं तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा। सो मुझे पता है मुझे यहाँ तक जाना है, लेकिन मैं उससे अटैच नहीं हूँ। मैं अटैच किससे हूँ कि वहाँ तक मैं पहुँचूंगा, जो मेरी जर्नी होगी, हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज दैट। तो सारे स्टूडेंट्स को मैं ये बोलता हूँ कि आप ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस मत दो, आप ये देखो कि आप अपना बेस्ट एफर्ट दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। अब मैं एक और चीज़ पूछता हूँ, आप बेस्ट एफर्ट दोगे, साल भर मेहनत नहीं करोगे, उसके बाद लास्ट में स्ट्रेस लोगे कि मुझे 90 अबव चाहिए, स्ट्रेस भी मिलेगा और ये भी श्योर नहीं है कि 90 अबव आएंगे कि नहीं आएंगे। सो इट्स बेटर कि मैं कंटिन्यूसली अपना बेस्ट एफर्ट करता रहूँ ना, और बेस्ट एफर्ट आपको रिजल्ट देगा ही देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मेहनत करी और आपको रिजल्ट ना मिले, थोड़ा जल्दी थोड़ा देर से रिजल्ट तो मिलेगा मिलेगा। सो दैट इज अबाउट डिटैचमेंट। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन वाज कि आपके पास जो कपल आया था उनकी लव मैरिज थी और फिर वो आपके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं क्योंकि आपस में लड़ाई होती रहती है और वो एक दूसरे को ही दोष दे रहे होते हैं कि ये गलत है। मेन मेरा कंसर्न क्या रहता है ना, लाइफ में सेंसिटिविटी रहता है। और अगेन जो कपल है वो अगर ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि सामने वाला गलत है और मैं ठीक हूँ, तो कहीं ना कहीं प्यार तो हार ही गया, प्यार तो उसी पल हार गया। और मतलब ये चीज़ मुझे समझ में आती है कि कई बार आपका दिमाग आपको सिर्फ नेगेटिव मेमोरीज ही संभाल के रखता है आपके लिए, पॉजिटिव चीज़ें उस वक्त वो सब भूल जाता है। तो आपकी लाइफ में जब ऐसे कुछ इंसिडेंसेस आते हैं, जब आपका ईगो ओवर पार कर जाता है, तो आपको सिर्फ सामने वाली सिचुएशन में और सामने वाली चीज़ों में नेगेटिव चीज़ें सबसे ज़्यादा याद रह पाती हैं और आप उस टाइम पे विक्टिम खेलते हो। सबसे मेन है कि आप विक्टिम खेलते हो। तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है आपके माइंड को ट्रेन करना कि पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दे। और आपको एक्चुअल में अपनी लाइफ में, हम कई बार ऐसा भी करते हैं कि आसपास चीज़ें जो शेयर करते हैं दोस्तों से, वो वही चीज़ें शेयर करते हैं जब वो नेगेटिव हो रही होती हैं। आप पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम शेयर करते हो। तो ये एक शिफ्ट लाना सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैम रूट पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो प्यार की डेफिनेशन, लव में दो लोग इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, लव हमेशा वन साइडेड ही रहता है। अगर आप जो इस बात को समझ गया ना, वो सब कुछ कर लेगा। मैंने किसी से प्यार किया, मैंने किया कि उसने किया? ये क्वेश्चन का आंसर बहुत है, मैंने किया ना। मैंने इसलिए किया क्या कि वो मुझे प्यार करेगी तो मैं करूँगा, या वो मुझसे प्यार करेगा तो मैं करूँगा। क्या जब मैं उससे प्यार कर रहा था या मैंने सोचा था कि वी आर इन रिलेशनशिप, तब मेरी ये सोच थी क्या? तो हमेशा हमको ये सोचना चाहिए कि मैं स्टार्ट कहाँ से किया था। आई लव दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो अगर मुझे उस पर्सन से प्यार है तो मुझे उसकी हर चीज़ से प्यार होगा। लाइफ में बैड फेजेस आते हैं, फिर हम एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। क्यों लड़ने लग जाते हैं? अब देखिए, हस्बैंड वाइफ या लवर में सबसे मेन जो लड़ाई होती है वो ये होती है कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो दिख जाता है। और सामने वाला अगर नहीं दिखा पा रहा है, इट मीन्स मेरे प्यार में कहीं ना कहीं कमी है, तो मुझे सुधारना खुद को है, उसको नहीं। ये चीज़ को फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मेन विलन आके खड़ा हो जाता है, वो है ईगो। मैं ही क्यों? तो मैं अगेन बोलता हूँ, तुमने स्टार्ट क्यों किया था? तुमने ही किया था ना, तो यहाँ झुकना भी तुम्हें ही पड़ेगा। बट हमेशा मैं ही क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। डिसाइड यू लव और नॉट। अगर नहीं करते हो, इट्स बेटर टू हट जाओ। पर अगर तुम प्यार करते हो, कोशिश करते रहो। मैम मैंने ये देखा है, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन अगर हम झुक जाते हैं ना, तो बहुत टाइम 90% टाइम्स वो ठीक हो जाता है। सामने वाला अग्रेसिव हो सकता है मेरा पार्टनर, बट वो जब देखेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 99 बार नहीं, 100 बार नहीं, लेकिन एक बार तो ऐसा आएगा जब दिख जाएगा। क्योंकि कोई भी इंसान इतना इंसेंसिटिव नहीं है, जो आपसे रिलेशनशिप में वो इतना इंसेंसिटिव नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? पेशेंस की। मैं कितना पेशेंस रख पाता हूँ।
और ये आप पेशेंस आपके एक्सटेंट ऑफ लव पर और इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्सन इन योर लाइफ पर आता है। बट मैं फिर भी ये बोलता हूँ कि अगर हमें लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता, अब इससे ज़्यादा मैं अपने आप को नहीं झुका सकता, इट्स बेटर टू गेट ऑफ। बट अगर आपको लगता है दैट पर्सन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, फॉर माई फैमिली, फॉर माई चिल्ड्रंस, सो फॉर ग्रेटर गुड झुक जाना बेटर है। क्योंकि जो हमेशा सीधे खड़े हो जाते हैं वो कट जाते हैं पूरी तरीके से। सो अपने लिए मत झुकिए। जैसे आजकल पेरेंट्स हैं, उनके किड्स हैं, ठीक है आप नहीं मैनेज कर पा रहे, पर अपने बच्चों के लिए झुक जाइए। आपका रिलेशनशिप सही वर्क नहीं कर पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को ये सिखा देंगे कि रिलेशनशिप वर्क ही नहीं करते हैं। आप तो पूरी तरीके से उनके दिमाग से प्यार और रिलेशनशिप्स की जो ब्यूटीफुल फीलिंग है आप उसके दिल से हमेशा हटा दे रहे हैं। सो इट्स बेटर आपके लिए नहीं, आप तो अब मान चुके हो कि अब ये पर्सन मेरा नहीं है, मैं नहीं कर सकता, बट फिर भी करिए फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन, उनको एक अच्छा मैसेज देने के लिए। बट हाँ, मैं फिर भी ये सारे कपल्स को बोलूँगा, जैसे मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरी भी वाइफ है, तो लड़ाइयाँ होती हैं। गलत कौन है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, वेदर आई वॉन्ट दैट रिलेशनशिप और नॉट। इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग आवरसेल्फ, इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग मी, दैट आवर बुक। हमारे बारे में सारी स्टोरी, हमारे बारे में, क्या मैं उस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहता हूँ? यस, झुक जाओ। सर वो ईगो आगे खड़ा हो जाता है, उसको ट्रेन करो। तकलीफ होगी, लेकिन तकलीफ के आगे ही फिर जीत मिलती है। आदमी स्ट्रांग वैसे ही बनता है, जब मसल बिल्डिंग करते हैं हम लोग तो मसल टूटती है, तभी नया मसल बनता है। सेम इज विद रिलेशनशिप्स। सर ईगो तो कृष्ण ने भी अर्जुन का सही वक्त पे नीचे ही गिराया था। एक एंड में जब जाके अर्जुन युद्ध जीत गया था और उनके अंदर बहुत बड़ा अहम आया था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके रथ से अर्जुन को उतारा और फिर जैसे ही कृष्ण जी उतरे तो पूरा रथ ही डिसमेंटल हो गया। और उसमें उन्होंने बताया कि कितनी बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे शस्त्र उन्होंने एब्जॉर्ब किए हैं और तुम में इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि उसके एक बार से तुम्हारे तो 2 कदम पीछे जा रहे थे तुम, हमारे होने के बावजूद भी। तो जो था मैं था। तो कहीं ना कहीं ईगो सही टाइम पे बाउंड्री पे लाना और नीचे लाना भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। और पूरी गीता में ही शुरू में भी जैसे आपने बताया कि अर्जुन को जब बिल्कुल भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, तब कृष्ण ने ही उनको ऊपर उठाया, और सही टाइम पे जब उसका अहम इतना ऊपर उठ गया कि ओवर कॉन्फिडेंस चला गया, तो तब भी कृष्ण ने नीचे किया उसको। एग्जैक्टली, ईगो पे चेक रखना बहुत ज़रूरी है कि ईगो मुझे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है या नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। अगर मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ और ये समझ सकता हूँ तो आई थिंक ये ईगो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सर रिलेशनशिप की हमने बात करी और मेरे दिमाग में पूकी वर्ड आया, जो कि बहुत फेमस वर्ड है आजकल। पूकी महाराज के नाम से ये गुरु बहुत फेमस हैं, जो गीता पे ही बात करते हैं, अनिरुद्ध आचार्य जी, जिनके मीम्स बहुत फेमस हो रहे हैं। और जैसे 70 को क्या करें कि 17 बन जाए, और तुमसे कोई क्यों भी प्यार करेगा। फिर वो बहुत सी ऐसी बातों पे भी बात करते हैं कि अच्छा तुम रात में पीते हो तो चलो मिलके पियेंगे। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक मीम देखा जिसमें वो लिटरली लड़कियों पे भी बहुत कमेंट्स करते हैं कि तुम अपनी बीवी लाए हो तो कितने में ख़रीद के लाए हो टाइप्स। तो ऐसी चीज़ें भी तो हमारी सोसाइटी में लोग मीम्स के तौर पे भी अगर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब ही कर रहे हैं, और उनको हम गुरु का नाम देते हैं और वो गीता प्रमोट कर रहे हैं, गीता के वर्सेस सुना रहे हैं। एग्जैक्टली मैम, देखिए जो उस स्टेज पर हैं, जो हमें नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो व्यास आसन पर बैठे हुए हैं, वो जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप मैसेज कन्वे कर रहे हो तो आप सही मैसेज कन्वे करो। अदरवाइज़ एक टीचर अगर पूरी दुनिया को बना सकता है लाइक चाणक्य, तो एक टीचर पूरी दुनिया को ख़राब भी कर सकता है। तो ये उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही मैसेज कन्वे करें। अब आजकल का ज़माना क्या हो गया ना मैम, पब्लिसिटी का हो गया है। सो पब्लिसिटी के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस क्रिएट करे जाते हैं कि उनको भले नेगेटिव ही सही लेकिन पब्लिसिटी मिले। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हर वो पर्सन जो गुरु की पोजीशन पर है, जो बोलता है अपने आप को गुरु, या लोग जिसको मानते हैं गुरु, उसकी ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे समाज की तरफ कि आप जो भी करें वो सोचें कि इससे समाज पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो अगर मैं उन लोगों से इस तरीके की बात करूँगा तो ऑब्वियसली वो मुझे सीरियसली नहीं लेंगे,
चलो मुझे तो सीरियसली नहीं ले, लेकिन जो नॉलेज, जो भगवत गीता का नॉलेज मैं प्रमोट कर रहा हूँ वो उससे भी सीरियस नहीं लेंगे। तो ये तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है मैम कि हर पर्सन जो कहता है कि मैं गुरु हूँ, उसको समझना चाहिए कि गुरु का मतलब क्या होता है। गुरु 2 वर्ड से मिलकर बना है, गु और रु। गु मतलब नेगेटिव सिचुएशन, अंधकार, रु मतलब जो निकालता है। सो आप उनको अंधकार से निकाल रहे हो कि अंधकार की तरफ धकेल रहे हो जस्ट फॉर अ लिटिल पब्लिसिटी कि आपके पास लोग बढ़े। इट मीन्स यू आर नॉट अ रियल गुरु। तो ये हमारी भी, अब यहाँ पर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, दैट गुरु इज नॉट डूइंग पर्टिकुलरली गुड थिंग। सो यहाँ पर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैंने आपको पहले बताया कि हमें वेरीफाई भी करना चाहिए कि ठीक है मैंने सुना, मैं सीख रहा हूँ, लेकिन मैं क्या एब्जॉर्व कर रहा हूँ ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं इस चीज़ का दोष दूसरे पे क्यों लगाऊं कि उसने मुझे एब्जॉर्व करवाया। देन कोई बोलेगा नहीं सर, मैं, वो गुरु है, वो तो उस पोजीशन पर है। लेकिन गुरु पर भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। हमारे शास्त्र भी बोलते हैं ऐसा पर्सन जो खुद को गुरु बोलता है लेकिन वो सही चीज़ नहीं सिखा रहा, गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, ऐसे गुरु को बिल्कुल त्याग दीजिए। सो हमें अपना खुद भी मोरल एथिक रखना बहुत ज़रूरी है, खुद लर्नेड होना भी बहुत ज़रूरी है। अंधविश्वास और आंखें बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है, ना ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ना ये हमारे लर्नेड गुरुज कहते हैं। आप अगर किसी पे विश्वास कर रहे हैं उसको क्रॉस वेरीफाई करिए। क्रॉस वेरीफाई करने से आप उनकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, ये हमारा नॉलेज गेन करने का तरीका है। सो ऑब्वियसली ऐसे गुरुज के बारे में, मतलब जो वो बहुत अच्छी चीज़ें भी सिखा रहे हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं जस्ट फॉर अ लिटिल पब्लिसिटी, मैं कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर मैं खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा कि मुझे किस तरीके से चीज़ों को एब्जॉर्व करना है। सर, गीता पे बहुत लोग बात करते हैं और बहुत सारे ट्रेंडिंग गुरुजीज हैं, अनिरुद्ध जी हैं जैसे, वो भी गीता पे बात करते हैं, बट बहुत कंट्रोवर्शियल हैं उनकी स्टेटमेंट्स। तो ऐसे लोग जो इतना ज़्यादा गीता को फॉलो करते हैं, जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनकी डे टू डे लाइफ में वो नहीं दिखता। और आप अगर जब भी किसी से कुछ नया सीखते हो तो आप सबसे पहले उनको जज करते हो एज अ पर्सनैलिटी कि जो सब भी वो बोल रहे हैं क्या वो खुद वो सब फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? मैम देखिए, इस चीज़ पे मैं बाकियों पे तो कमेंट नहीं करूँगा, बट एज अ लर्नर, बिकॉज मैं अपने आप को लर्नर समझता हूँ और आज भी अपने आप को स्टूडेंट ही समझता हूँ। और मैंने ये सीखा है कि सीखने का तरीका क्या होता है। अगर मैं किसी की बात सुनकर ये समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और वो कर कर उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर कर मैं अपनी लाइफ को बेटर बना सकता हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला अपनी लाइफ में वो सेम चीज़ फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मी। फाइंडिंग मी भी बुक यही है, इट्स ऑल अबाउट मी। ये पूरी कहानी हमारे लिए है, इंडिविजुअल जर्नी है। सो अगर मैं ये सोचूं कि वो ऐसा नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूं, तो मैं क्यों करूं, या ये जो भी हमारा क्वेश्चन है, तो आई थिंक फिर तो मैं तो कभी सीख ही नहीं पाऊंगा। सो इट्स बेटर जो सीखने वाला होता है वो उनकी बात सुनकर उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर कर अपनी लाइफ को अगर बेटर कर सकता है तो भूल जाइए कि वो क्या करता है। आप दूसरे के बारे में कौन होते सोचने वाले, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, थोड़ा सा इसको लॉजिकली लेते हैं कि सीखा कैसे जाता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ सीखने के 2 तरीके होते हैं। आप जब क्लास में आ रहे हो, आपको पता है कि टॉपिक ये वाला चलने वाला है, आप पहले से रीड कर कर आओ, फिर सर की बात सुनो, और जब सर की बात सुन रहे हो, सर जो समझा रहे हो उसको और जो आप रीड कर कर आए हो, इसको मैच द कॉलम करते रहो। अगर ये मैच द कॉलम हो जा रहा है तो परमानेंटली आपकी लाइफ में फिक्स हो जाएगा, नॉलेज आपको मिल गया। और जहाँ नहीं मैच करा आप डाउट पूछिए, फिर डाउट्स का आंसर अगेन अगर आपके लॉजिक्स पर आपके दिमाग में पूरी तरीके से कंसीव हो जाता है, सो मीन्स यू हैव लर्न। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या होता है, आप पहले क्लास में आइए, आप सुन के जाइए, फिर घर जाइए, बुक को पढ़िए, अगेन मैच द कॉलम करिए कि सर ने जो बोला था बुक में जो लिखा है इज इट गोइंग फाइन। अगर यस, अगेन आपको पूरा नॉलेज मिल गया। इफ नो, कम टू क्लास अगेन, आस्क द डाउट। सो अगर जो भगवत गीता सुन रहे हैं किसी से भी, मैं बोलता हूँ सुनो मत, पढ़ो भी। तो किसी पे आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। शास्त्र लिखे ही इसलिए गए हैं कि आप खुद भी उसको पढ़ो। गुरु का रोल ये है कि गुरु उसको थोड़ा सा इजी करके समझाता है जो कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट है, बट हमारी खुद की भी समझ है, तो आप सुनिए फिर उसको पढ़िए भी, फिर देखिए कि वो सही है कि नहीं है, या जो गुरु जो बोल रहा है जिससे आपने सुना है वो भी टेक्स्ट में सेम लिखा है कि नहीं लिखा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग वैसी बैठ रही है कि नहीं। इफ़ यस, फाइन, अब वो क्या कर रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, बट अगर वैसा नहीं है तो मैं डाउट पूछूंगा, और अगर डाउट क्लियर हो रहा है तो ठीक, और अगर डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है, इट्स बेटर कि आप उस गुरु को मत सुनिए। सिंपल। वो कर रहा है या नहीं कर रहा है
दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपको ग्रोथ किसकी करनी है, खुद की करनी है कि गुरु की करनी है, या जो बोल रहा है उसकी करनी है। तो सिमिलरली अगर आज मैं भी स्क्रीन पर कुछ बोल रहा हूँ, कि सिर्फ मेरी मत सुनो, आप सुनो, फिर दूसरी जगह से भी उसको क्रॉस वेरीफाई करो। हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ, हमारा तो जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म भी मैं नहीं बोलूँगा, नहीं तो अगेन कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। हमारा जो सनातन धर्म है वो तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए है। डाउट्स पूछिए, हमारी जो सर्च शुरू होती है वो डाउट से ही शुरू होती है। तो वो डाउट कैसे आएगा, उसको कैसे क्लियर करना है, वो एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। सो एवरीवन, आप जो भी चीज़ सुनते हो उसको सीधा अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत बना लीजिए, उसको पूरी तरीके से डिटेल में स्टडी करिए और उसके बाद अपना दिमाग लगाइए कि मुझे किसकी बात माननी चाहिए, वही इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। बाकी तो लोग बोलते रहते हैं, बट उसको क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। सर ऐसे ही जैसे प्रेमानंद जी और प्रदीप जी जो आपस में एक टाइम पे भिड़ ही गए थे, कंट्रोवर्सी हुई थी उनके बीच, दोनों ही गीता प्रमोट करते हैं अगेन, तो इनकी लाइफस्टाइल में वो चीज़ डाउनलोड नहीं होती और हम एक नॉर्मल जनता ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं करती। वो एक्चुअल में गलत चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके वो चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं और वो भी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की जो हम बात कर रहे हैं वो फीड होता है। एग्जैक्टली मैम। देखिए प्रदीप जी ने जो कमेंट किया था प्रेमानंद महाराज जी पर, सबसे पहले तो विथ ऑल द ग्रेटिट्यूड टू बोथ द गुरुज, और प्रेमानंद जी के को तो मैं भी फॉलो करता हूँ बहुत, बिकॉज जहाँ आज तक मैंने जितने गुरुज देखे हैं, ही इज़ वन ऑफ द स्पेशल गुरु, एंड प्रदीप जी भी बहुत लर्नेड पर्सन है। लेकिन कमेंट करने से पहले उनको भी सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। एक टीचर दूसरे टीचर की कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है, बिकॉज टीचर कोई भी हो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने स्टूडेंट को सही नॉलेज इम्पार्ट करना। सो ये उन लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। प्लस अब आप जो बोल रहे हैं कि इन लोगों का इम्पैक्ट हम पे पड़ता है, ऑब्वियसली तो अगर मैं मैसेज दे रहा हूँ और मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उल्टा वो रिटेलिएट करेगा। सो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इन लोगों के ऊपर, जो समझना चाहिए इन लोगों का हमको भी। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ, तो मेरी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगेन मैं हर चीज़ अपने आप पर लेकर आता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो ये सब तो चलता रहेगा उन लोगों के बीच में, बट हाँ, अगर मैं उस पोजीशन पर हूँ सो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहा हूँ तो मैं अपने पूरे समाज को ख़राब कर रहा हूँ, और अगर मैं समाज को ख़राब कर रहा हूँ तो मुझे अपने आप को गुरु बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। सर पीपल से कि गीता आप जितनी बार भी पढ़ते हो आपको कुछ नया पढ़ने को मिलता है, आपको कुछ अलग परसेप्शन अंदर आता है, और मेरे साथ भी हर बार ये होता है। और इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ओपनहाइमर, इफ़ यू हैव वॉच्ड ओपनहाइमर में 2 ऐसी मोमेंट्स हैं जिन पे मैं चर्चा करना चाहूँगी। एक तो फर्स्ट उनका एक सिचुएशन था जिसमें उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक मोमेंट स्पेंड किया, और उस ड्यूरेशन में उनकी गर्लफ्रेंड ने उठ के गीता बुक उठाई और उस पर बहुत कंट्रोवर्सीज हुई कि ऐसे कैसे कि ऐसी सिचुएशन चूज़ की गई जिसमें गीता का वर्णन हुआ। पर कुछ लोगों ने, जो कि एक्चुअल में बहुत ट्रू फॉलोअर्स हैं, जिनके साथ ऑब्वियसली मैं भी रिलेट कर गई, कि अगर आप ट्रूली किसी चीज़ को मानते हो तो फिर आपके लाइफ के हर सिचुएशंस में वो अप्लाई होता है। और ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस जिसमें आप एक इंटेंस मोमेंट फील कर रहे हो, उसमें भी अगर आपने गीता डाल दी तो उसके पायसनेस की तो फिर तो कोई बात ही नहीं हुई। और एंड में एक चैप्टर 11 का वर्स 32 है जिसका पैराफ्रेज किया था, जब कृष्ण जी ने रूप लिया था विष्णु जी का, और उसमें उन्होंने कहा था कि आई एम द डेथ एंड आई एम द डिस्ट्रॉयर, जिसमें बहुत लोगों ने फिर कंट्रोवर्सी की थी कि क्या ओपनहाइमर कृष्ण बनना चाह रहे हैं। तो इन सारी सिचुएशंस को आप कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? फर्स्ट हम बात करते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में। सो देयर वाज एन इंटीमेट सीन जहाँ पर वो इंटीमेसी के दौरान में भगवद गीता को टच करती हैं और पढ़ती हैं और उसके बारे में बात करती हैं। सो मैं ये बोलता हूँ, नॉलेज कब कहाँ कैसे आएगा, आपके दिमाग में डाउट कब कहाँ कैसे आएगा, यू डोंट नो। हमारा माइंड कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। सो इसमें पायसनेस, देखिए गॉड इज़ एवर पायस, तो आप उनको मैला नहीं कर सकते, आप उनको ख़राब नहीं कर सकते। तो ये जिनकी छोटी मानसिकता है वो लोग ये ऐसा सोचते हैं कि इस सिचुएशन में ही क्यों। हाँ, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट इफ़ समथिंग हैपन्स इन एन मोमेंट कि मुझे अचानक से कोई चीज़ नॉलेज मिला और मैं उसको देख रहा हूँ, मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, तो उसमें कोई बुरा नहीं है। सो दैट्स नॉट अ बिग इशू। इसका इशू वही लोग बनाते हैं जो जिनकी सोच थोड़ी सी छोटी होती है। सो ये इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे लिए। नाउ कम्स टू द
योर क्वेश्चन कि ओपनहाइमर कृष्ण बनना चाहते थे क्या, तो वो कृष्ण नहीं बनना चाह रहे। चैप्टर 11 में कृष्णा ये बोलते हैं कि आई एम टाइम एंड आई एम दैट जिसको टाइम भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आई एम द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर एंड आई एम द वन हु विल क्रिएट एवरीथिंग अगेन। सो व्हाई ही सेज, बिकॉज ओपनहाइमर को इस चीज की ग्रेविटी थी, उस चीज की डीपनेस पता थी कि उन्होंने क्या बना दिया है। उन्होंने एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, एटम बॉम्ब बनाया था, जिसमें ये ताकत थी कि वो ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर सकता है। उनको पता था कि ये कितना सीरियस चीज़ मैंने बना दिया है। तो उनका वहाँ पर रेफरेंस सिर्फ ये था, वो ये नहीं बोल रहे थे कि मैं डेथ हूँ। ही कोटेड दैट टेक्स्ट कि कृष्ण भगवान क्यों बोलते हैं कि मैं डेथ हूँ। तो वो सिर्फ इतना नहीं है दैट आई एम डेथ, वो आगे ये भी बोलते हैं आई एम डेथ, आई एम द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर एंड आई विल अगेन क्रिएट एवरीथिंग। सो देखिए, आप उन्होंने जो बनाया, उन्होंने एटम बम बनाया जो, वो भी यही करता है, वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा और आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो ही जस्ट वांटेड और ट्राइंग टू से, या हमें ऐसा सोचना चाहिए कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैंने जो चीज़ क्रिएट करी है उसकी ग्रेविटी को समझो। आप मेरे वर्ड्स पे क्यों जा रहे हो? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कृष्ण हूँ, आप मेरे वर्ड्स की ग्रेविटी को समझिए कि मैंने जो चीज़ बनाई है ना, दिस इज द अल्टीमेट डिस्ट्रक्टर, तो इसका यूज़ वैसे करना। सो वहाँ पर उन्होंने एक इंडिकेशन दिया था कि जो चीज़ बनकर तैयार की है ना मैंने, ये सब खत्म भी कर देगी। सो उसका यूज़ प्रॉपर तरीके से करिएगा। सो ही डज नॉट वांट टू बी कृष्णा, और ही इज नॉट सेइंग कि मैं कृष्ण हूँ। नो वन कैन बी कृष्णा। ही जस्ट सेइंग दैट वॉट एवर आई हैव क्रिएटेड, इट इज गिविंग द डीप इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। सो आई थिंक उनका यहाँ पर जो कहने का, जो इसको कोट करने का जो रिलेशन रहा होगा वो ये रहा होगा। सर, हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं और इस्कॉन जो एक कम्युनिटी है हमारी, वो अपने आप में बहुत उम्दा तरीके से प्रीचिंग्स करवा रहे हैं और वो प्रॉपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीरियसली लेते हैं। इनफैक्ट वो अपने खुद के गुरुजीज़ पे भी इतना चेक रखते हैं कि वो टाइम टू टाइम उनको रिफ़ाइन करते हैं। ऐसे केस में जब बांग्लादेश में जब उन्होंने इतना हेल्प किया है लोगों की, मेहरपुर में जो एंटी हिंदू रिचुअल हुआ है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, ये जो लंबे टाइम से चल रहा है, आज से 2 साल पहले करीब ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी कि इस्कॉन के एक मंदिर पर वहाँ की जनता जो है, जो लोकल कम्युनिटी है, वो उन्होंने आकर अटैक कर दिया था। और ये जो भी डिवोटी लोग थे इस्कॉन के, उनको बचने के लिए टाइम भी नहीं मिला। क्या करें, वहाँ वो लोग फ़ोन कर रहे हैं हेल्प करने के लिए, पुलिस भी बोल रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट हैंडल इट। आप ये तक सोचिए कि उस टाइम पर इंटरनेट तक क्लोज कर दिया गया था कि ये वाला चीज़ बाहर नहीं जाए। सो यहाँ पर सचमुच जो हमारे मोरल एथिक्स है, जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब क्वेश्चन मार्क करते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि जो लोग भगवान की प्रीचिंग कर रहे हैं, भगवान उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो इन सब चीज़ों में हमें ये समझना पड़ेगा कि 2 पावर्स हैं, पायस पावर, अच्छी पावर्स भी हैं, और अनपायस पावर्स भी हैं, जो बुरी ताकतें भी हैं। जनरली क्या होता है, जो पायस पावर्स होती है, जो अच्छी पावर्स होती है, वो मेजॉरिटी टाइम पर चलती रहती है। जैसे आप भी देखेंगे, आपको जनरली हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता रहेगा, लेकिन कभी कभी ओवर पावर कर जाती है जो नेगेटिव पावर्स भी होती हैं। और वैसा ही अभी भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। बट क्वेश्चन ये होता है, उठना चाहिए कि ये क्या हुआ से नहीं, ये क्यों हुआ। हम लोग जो है, हमारा आज का जनरेशन, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो शेयर करेंगे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि ये क्यों हुआ। जिस दिन ये यूथ हमारा सीख जाएगा कि मैं ये क्वेश्चन करूं कि ये क्यों हुआ, तब अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ये क्यों हुआ, माइंडसेट के कारण। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, जिस तरीके की हम बातें करते हैं वैसा एनवायरनमेंट फैलता है। सो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये जो बांग्लादेश पे जो अटैक हुआ है, उनकी नेगेटिव न्यूज को मैं फैला रहा हूं। तो इससे क्या हो रहा है, नेगेटिविटी हो रही है। अगर मैं इसको ये देखूं, रीजन जाऊं उसके पीछे कि ये क्यों हो रहा है, तो हमें एक चेक मिलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए कि आगे ना हो। ये तो हो गया, दैट इज बिल्कुल, हमें भी पता है कि ये जो इंसिडेंस हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, पर ये हो क्यों रहा है, क्योंकि वहां इतनी नेगेटिविटी है। वहां की कम्युनिटी, इस्कॉन जैसी संस्था जिन्होंने फेमाइन्स के टाइम पर, जहां प्रॉब्लम आ रहा था, भूखमरी थी, वहां पर उनको फीड किया, पर यही लोग हैं जिनको फीड किया गया, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। उन्होंने उनके साथ, मतलब सिर्फ डिवोटीज को मारा तक नहीं मैम, पॉन्ड्स के अंदर लाशें मिली थी डिवोटीज की। एक यंग बच्चा था 25 इयर्स का, जो वहां पर सेवा करने आता था नित्य,
उसको काट के उसको पौने में फेंक दिया और भी 2-3 लाशें निकली। तो ये हमें बताता है कि हमारी मेंटालिटी क्या है। सो इन सब चीज़ों का एक ही रास्ता है, अगर हम रूट में डाल दें कि क्या सही है और क्या गलत है। और आजकल जब कोई सही की बात करने लगता है ना, तो उसको ना धर्म का नाम देकर साइड कर दिया जाता है। दूसरा बात, ये जो रोल प्ले करते हैं धर्म का, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, मैम आप सबको रीड करिए, सब में एक ही चीज़ की बात करी गई है, ह्यूमैनिटी। तो अब ह्यूमैनिटी पे क्यों नहीं, कौन सा धर्म बोलता है कि मुझे बचाने के लिए दंगे करो? कौन सा धर्म ऐसा, मैंने आज तक ऐसी कोई स्पिरिचुअल नहीं बुक पढ़ी जिसमें ये लिखा हो कि मुझे बचाओ। धर्म हमें नहीं, हम धर्म को नहीं बचाते, हम धर्म बना है हमें बचाने के लिए। जब तक हम ये सिंपल सा सेंटेंस नहीं समझेंगे ना, हमें लगता है मैं धर्म की रक्षा करूंगा। तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कैसे करेगा? जब तुम अपने धर्म को फॉलो करोगे। पहले पढ़ तो लो लिखा क्या हुआ है। बस मेरा धर्म, तेरा धर्म, मेरा धर्म, इसमें ही हम अपनी ग्रोथ को बर्बाद किए हुए हैं। और इसके रिजल्ट भी देखिए ना, कौन ग्रो कर रहा है? वो कम्युनिटी ग्रो कर रही है, वो देश ग्रो कर रहा है जो ये सब कर रहा है, या वो ग्रो कर रहे हैं जो एक्चुअली हर सब लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। हम देख रहे हैं आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, सुपर पावर बन गया है, हमारे देश का इतना नाम हो रहा है। और बांग्लादेश का क्या नाम है जहाँ पर ये सब हो रहा है? सो ये चीज़ हम नहीं देखते, हम ऑन द स्पॉट देखते हैं कि यार मुझे मेरे धर्म के पीछे क्यों करा? तुम्हें तुम्हारा धर्म पता है? मैं अभी भी बोलता हूँ, उस कम्युनिटी के जो एक्चुअल लर्नेड पीपल हैं वो लोग भी बोलते हैं कि हम बात तो धर्म की करते हैं लेकिन हमें धर्म का डी भी नहीं पता है। सो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर आप अपनी धर्म की रक्षा करना चाहते हो, पहले धर्म को समझ लो। सो आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। कैसे? उस धर्म को फॉलो करके। सर, हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं और अभी रिसेंटली रक्षाबंधन निकला है और उसके एक हफ्ते पहले तक हमारी टीम में जो सिचुएशन हुई कोलकाता की, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुए हैं, क्योंकि मेरी प्रोफेशनल टीम में भी बहुत फीमेल्स हैं, है ना। अब मेरी मदर भी सिंगल हैं, तो हमें पता है कि एक फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है। और आई रिमेंबर जिस दिन मैं अपने ब्रदर को राखी बांध रही थी, उस दिन मुझे वो चीज़ सबसे ज़्यादा हिट हुई है। उससे पहले तक शायद वो इमोशनल टच मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी, बट जब आप एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो वो रक्षा होती है। वो एक शील्ड अपने आप ही हिंदू में बनाया गया है कि मेरा भाई, मेरा बाप मुझे रक्षा करेगा, और वो एक फीमेल ही समझ सकती है। आई गेस इंडिया में हर किसी के ही साथ, एक लड़की के साथ बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसको सेफ नहीं फील होता। और जब भी हम रिलेशनशिप्स में भी जाते हैं तो बिना रोए मैं बोल नहीं पाऊँगी। रिलेशनशिप्स में जब भी हम जाते हैं तो हम अपने पार्टनर के अंदर भी वो एक सेफ्टी मांगते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जब रेप केसेस तो बहुत हुए हैं, उसके बाद भी बहुत सारे रेप केसेस हुए हैं, बट मैं इसमें अपना एक और ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं। ऑब्वियसली हम इतनी कंसल्टेंसीज़ की बात कर चुके हैं, और मैं भी बीइंग अ फीमेल, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो प्यार का दिखावा करके भी आपकी लाइफ में एंटर होते हैं, और कुछ टाइम तक आपके साथ आपका यूज़ करके और शादी के वादे करके चले जाते हैं, और वो चीज़ें किसी को नहीं दिखती। कहीं ना कहीं वो भी एक लॉन्ग टर्म रेप ही है ना। वो भी कहीं ना कहीं आपके इमोशंस का रेप है, कहीं ना कहीं आपकी मेंटालिटी का रेप है, और फिज़िकली अगर आप उस पर ट्रस्ट करके कुछ कर लेते हो तो ऑब्वियसली वो चीज़ है ही। इट्स हाई टाइम कि एक मेल वो चीज़ समझे। और हम संस्कार की जब बात करते हैं तो इट इज़ हाई टाइम कि हम लड़कों के संस्कारों पे पहले वर्क करें, बजाय कि हम लड़कियों को सिखाएं कि उन्हें कैसे चलना चाहिए, उन्हें क्या कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि एट दी एंड दोनों तरफ से नुकसान तो एक लड़की का है। आज की डेट में अगर ये केसेस हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक माँ बाप अपनी बेटी को ही रोकेगा, है ना, और उसकी ही ग्रोथ रुकेगी, उसको ही बाहर नहीं भेजा जाएगा, और उसकी ही चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, उसके डिज़ायर्स, उसकी जो भी होप्स हैं वो ख़त्म होंगे। आप जल्दी शादी करवाने लग जाओगे शायद। जो आज तक 30 इयर्स तक भी लड़की को रोक के काम करवाया जा रहा था, वो 31 इयर्स की थी। और बात वो नहीं है, नया केस ये भी आया कि 9th क्लास के लड़के ने 3 इयर्स की लड़की का भी रेप किया है। सो क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा कि हम
जो हमारी सोशल मीडिया है उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाल रहे हैं। हम इतनी ग्रोथ की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान को बोल रहे हैं कि इंडिया बहुत ग्रोथ पे है, तो क्यों ऐसा नहीं है कि हम अपने लोगों को सेफ़ फील करा पा रहे हैं? क्यों ऐसा है कि हम इतना फ्रीली वो जो हम अभी लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई कि हम वैसी वेबसाइट्स और वैसी चीज़ों को इतना ईज़िली अवेलेबल करवा पा रहे हैं कि लिटरली 5-6 साल का बच्चा भी अगर फ़ोन पकड़ के बैठा है तो वो कुछ भी स्क्रॉल कर सकता है, वो कुछ भी देख सकता है। और वहाँ हम ना चाहते हुए भी आप जैसे और हम जैसे लोग जो एक्चुअल में सबकॉन्शियस पे वर्क करके, बच्चों पे वर्क करके बीज डालने की कोशिश कर रहे हैं, बट कितना कब तक रोकेंगे हम? तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? हम जो टॉपिक आपने अभी उठाया ना, ये टॉपिक जब आता है तो मैं भी स्पीचलेस हो जाता हूँ, बिकॉज ये जो क्रूअलिटी है इसके लिए क्या आंसर दे सकते हैं हम लोग। आप सही बोल रही हैं कि ये वर्क करने का ज़रूरत है मेल्स पर, लड़कों पर। बहुत ज़रूरी है कि उनको सिखाया जाए कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, दैट यू आर नॉट द कंट्रोलर ऑफ एनीथिंग, यू आर नॉट सुपीरियर, यू आर इक्वलेंट। ये हमें सिखाना है। हमें गर्ल्स को, हम लोग गर्ल्स पे इतना फोकस करते रहते हैं कि हम लोगों ने बॉयज़ को, मैं खुद एक बॉय हूँ तो मैं जानता हूँ कि बीइंग अ बॉय, जैसे मेरी 2 डॉटर्स हैं, लेकिन मेरे कज़न ब्रदर को बॉय है, उसको बेटा है, तो हम लोग इतना ज़्यादा लाड प्यार बॉय को करते रहते हैं और गर्ल्स को बहुत रेस्ट्रिक्ट करते आते हैं। तो ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं ना मैम, मतलब मैं जहाँ रुक जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं अल्टीमेटली इसी चीज़ पर आता हूँ कि मैं वही कर सकता हूँ जो मैं इंडिविजुअल लेवल पे कर सकता हूँ। सो आई ट्राई अपनी तरफ से। तो ये जो मैं आजकल कर रहा हूँ, एवरीथिंग विच इज़ आई एम वर्किंग ऑन स्टूडेंट, तो मेरे बहुत सारे मेल स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताता हूँ क्योंकि मुझे पता है असली वर्क करना वहाँ ज़रूरी है। बिकॉज वो डोमिनेंट, हम लोग जो हैं वो डोमिनेंट पोजीशन पर हैं राइट नाउ, तो हम डोमिनेंट पोजीशन पे इतना ज़्यादा आ जाते हैं कि हम लोग भूल ही जाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आप सही बोल रहे हैं। और कोलकाता रेप केस, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं मैम जहाँ सोच कर ही, मतलब अभी आप और हम उसकी बात कर रहे हैं, हम लोग उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते जिस तरीके का जो हुआ है। सो अब बात आती है कि ये क्यों होता है। सो ये पर्सनल साइकी के ऊपर होता है मैम, कि मेरा साइकोलॉजी कैसा है। जैसे आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग उसको बोल भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं शायद उस सिचुएशन में होऊंगा तो मैं वैसा करूँगा भी नहीं। ये मेरा साइकी है, पर्सनल साइकी है। दैट्स वाई बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग से सिखाना कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसा आचरण होना चाहिए। आप फ्रीडम दे दोगे टोटल बच्चे को कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो वो एक दिन तो जब इंटेंस सिचुएशन में आएगा जहाँ उसके इम्पल्सेस उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, दिस विल हैपन, दिस इज गोइंग टू हैपन। और फिर मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे लगता है शायद कल्प्रिट हम ही हैं। क्योंकि जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे पावर में, गवर्नमेंट में, तो उन्होंने बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी पॉर्न वेबसाइट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था। लेकिन आप सोचिए, यही आम जनता प्रोटेस्ट कर रही है किस चीज़ पर, कि आप ऐसे कैसे बंद कर सकते हो। दिस इज़ अवर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब आप हम पे इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाओगे कि हम जो चाहे देख नहीं सकते। अब कौन गलत है। आपको पता होगा कि कितना प्रोटेस्ट हुआ था, इतना प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट पे कि उनको वापस से उसको ऑन करना पड़ा। सो कल्प्रिट कौन है? हम ही लोग हैं। हम उस मास का पार्ट है। सो हम क्या कर सकते हैं? हमारे आसपास के लोग, आप जिस तरीके से अपने आसपास में पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, मैं अपने आसपास में पॉजिटिविटी फैला रहा हूँ, सही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं मैम, हम लोग यही कर सकते हैं। आई थिंक इसके अलावा हमारे पास कुछ और हथियार हैं नहीं। जैसे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर तो फिर हम सब कुछ ही अलाउड होना चाहिए। एग्जैक्टली अलाउड होनी चाहिए। फिर हमें, मतलब आप जितने रूल्स बनाते हैं, गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है, फिर तो वो सब कुछ ही अगेंस्ट ऑफ फ्रीडम है। एग्जैक्टली मैम, दैट्स वाई बहुत ज़रूरी है कि रूल्स जो गवर्नमेंट बना रही है उसको फॉलो करना। हम कितना फॉलो करते हैं? नहीं फॉलो करते ना मैम, हम भी तो गलत है ना। अब गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट क्या, ऐसे मेरे घर के ही रूल्स हैं, क्या मैं अपने घर के ही रूल्स फॉलो कर रहा हूँ? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो मुझे, मेरी इंडिविजुअलिटी को दिक्कत दे रहे हैं। हम कभी ग्रेटर गुड के बारे में नहीं सोचते मैम। इट्स हाई टाइम कि इंडिविजुअलिटी से बढ़कर अब हमें ग्रेटर गुड के बारे में बात करनी चाहिए। स्कूलों में ग्रेटर गुड, ये वर्ड होना चाहिए, ग्रेटर गुड। भगवत गीता को लोग क्यों नहीं
एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो बात किसकी करती है, ड्यूटीज़ की, वो बात करती है धर्मास की, वो बात करती है कि अपने आप को छोड़कर सहन करो। तो आज का यूथ बोलता है मैं क्यों सहन करूँ, सहन करना है हमें ग्रेटर गुड के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब हम इंडिविजुअल हम बोलते हैं मुझे नहीं लगता ये सही, मुझे नहीं लगता ये सही, मैं क्यों फॉलो करूँ, क्योंकि जो तुम करोगे उसका इफेक्ट तुम पे नहीं पड़ेगा, उसका इफेक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ेगा। इट्स अ रिपल इफेक्ट मैम। मेरा एक छोटा सा एक्शन, अब यहाँ पर एक बटरफ्लाई थ्योरी आती है, अगर आपने सुनी हो कभी, यूनिवर्स की बटरफ्लाई थ्योरी है कि अगर मैंने ऐसा एक्शन लिया तो उसका क्या होगा इफेक्ट। सो एक इफेक्ट दूसरा इफेक्ट क्रिएट करता है, दूसरा इफेक्ट दूसरा इफेक्ट क्रिएट करता है। अगेन हम लोग बाहर बात कर रहे थे तो मैं वही एग्जाम्पल फिर से आपसे डिस्कस करना चाहूँगा बैटमैन और जोकर वाली मूवी का, जिसमें जोकर की एक मूवी आई थी और वो मूवी पूरी जोकर के एंगल से बनाई गई थी। और जो आज का यूथ है वो मूवी देखकर आया एंड दे आर स्टार्टेड फॉलोइंग जोकर्स थियरी, मतलब उसकी जो मेंटेलिटी है वो फॉलो करने लगे। मुझसे भी डिस्कशन करा था बच्चों ने, सर आपको क्या लगता है। मैंने बोला मूवी बहुत अच्छी थी। बोला सर आप जोकर के पर्सपेक्टिव से क्या बोलते हैं। मैंने बोला नहीं बिल्कुल गलत है। तो मुझे रिटेलिएट करने लगे कि क्यों सर, वो सही तो है, उसके साथ सोसाइटी ने ऐसा किया तो उसने भी तो वैसे ही रिएक्शन किया। मैंने बोला ओके, यू आर लर्निंग फ्रॉम जोकर, तुम भी ऐसा ही काम करोगे, ये भी ऐसा ही काम करेगा, ये भी ऐसा ही काम करेगा, अब सब हम ऐसा ही काम करेंगे, हम सब जोकर मेंटेलिटी के हो गए। अब जस्ट इमेजिन करो जो सोसाइटी क्रिएट होगी जिसमें सबकी मेंटेलिटी उसके जैसी है, क्या ऐसी सोसाइटी में तुम रहना पसंद करोगे। एंड ही वॉज साइलेंट, नहीं मैं ऐसा रहना। बस यही रीज़न है कि हमें ग्रेटर गुड को देखना है, इंडिविजुअलिटी से ऊपर आकर ग्रेटर गुड के बारे में सोचना है। मैं जो कर रहा हूँ वो किस किस को अफेक्ट कर रहा है। जैसे एज अ टीचर मैं स्कूल में जिस तरीके से बोलता हूँ, जिस तरीके से मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, वो क्रिएट करता है एक इम्प्रेशन मेरे स्टूडेंट के ऊपर। तो से मेरे लिए भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके मेरा पर्सनल बिलीफ कुछ और होगा, लेकिन मेरे पर्सनल बिलीफ को छोड़कर ग्रेटर गुड को देखते हुए मुझे वो सब चीज़ करना चाहिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरा एक्शन रिएक्शन क्रिएट करेगा और मुझे उस रिएक्टेड सोसाइटी में रहना है। तो मैं कैसी सोसाइटी चाहता हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट्स वाई आई थिंक वेरी नेसेसरी कि हम लोग इन टीचिंग्स को एक्सेप्ट करें, और सब पर्सनल साइकी के ऊपर डिपेंड करता है और ये साइकी ऐसे ही बनती है। तो सर अभी जो बच्चों पे इन चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है, एंड हम हर चीज़ पे बात कर चुके हैं, हम बांग्लादेश पे बात कर चुके हैं, हमने केसेस की बात करी जो रेप केसेस हो रहे हैं, ये वायलेंस, ये सारी चीज़ें जो एक्सपोजर है, ये एक 2 से 3 साल का बच्चा भी जो बहुत ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को अभी बहुत ही मोल्ड की तरह बना रहा है, उनके लिए भी ये अवेलेबल है। और आज की डेट में कोई भी उस चीज़ पे स्टैंड नहीं ले रहा है। एग्जैक्टली मैम, मैं तो मानता हूँ सबसे बड़े कल्प्रिट हैं इन स्ट्रेट लैंग्वेज, बिकॉज आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है विच इज़ टोटली ओपन, जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का कंटेंट डाल सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी किसी भी तरीके का कंटेंट एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। एंड अगर आपको ये बोला जाता है कोर्ट में कि दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एंड यू आर ब्लंटली सेइंग आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई जस्ट क्रिएटेड अ मीन्स, पीपल आर यूजिंग दैट मीन्स, ये हमारी नॉट ओनली मोरल एथिकल बट सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। इफ आई एम क्रिएटिंग समथिंग, सो मुझे उसका यूज़ किस तरीके से होना है, मैं सोसाइटी को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ। यू आर राइट नाउ इन दैट पोजीशन कि आप पूरे पर्सन के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो जब आप उस पावर पर हो तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो ये समझना चाहिए इन प्लेटफॉर्म्स को, प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, जहाँ पर कंटेंट फ्रीली डाउनलोडेड अपलोड किया जाता है, फ्रीली उसको एक्सेस किया जाता है, जस्ट गिविंग एन ए सर्टिफिकेट दैट डजंट, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। इस पर रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। अगर ऐसी कंपनीज रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा पा रही हैं तो आई विल प्लीड टू गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट अगर वो अपने देश को सही जगह सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है, उनको ये रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, मैंने तो बनाया और दे आर यूजिंग, दे आर कल्प्रिट। नो, दे आर नॉट कल्प्रिट, यू हैव गिवन देम फ्रीडम ऑफ एक्सेस। आपको पता है हाउ मच पावरफुल टूल इट इज। तो सिमिलरली मतलब आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दीज पीपल जो ये बोलते हैं कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए, प्लस उनको रीफ्रेम करना चाहिए अपने स्टेटमेंट्स को, प्लस उनको अपनी पॉलिसीज़ को रीफ्रेम करने की ज़रूरत है। बिकॉज वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन सोसाइटी, जैसा आप बात कर रहे हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसा डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ वी आर सीइंग दैट टाइप ऑफ कंटेंट। एक 5 साल का 6 साल का बच्चा ये सारी चीज़ें देख रहा है,
उस छोटे से दिमाग पर क्या असर होगा? एंड यू आर सेइंग दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. यू आर डाइवर्टिंग द होल ह्यूमैनिटी इन वेन. आप उसको गटर में धकेल रहे हैं. एंड यू आर सेइंग दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. सो फ्रीडम की हम जैसे बात करते हैं, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दिस कि गवर्नमेंट ने ही जैसे बहुत सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने ही रिलीज़ करी हुई है. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमारा पेरेंट है ना. जैसे आप और हम बात कर रहे हैं कि एज ए टीचर आप अपने बच्चों को संस्कार दोगे, है ना. आप उनको सही टाइम पे रोकोगे और सही टाइम पे ही रिलीज़ करोगे कि कहाँ उनको फ्रीडम देनी है. तो गवर्नमेंट का प्ले बहुत बड़ा हो जाता है सर इसमें, कि जैसे अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपने दे ही दिया है, अगर आपने वेबसाइट्स दे ही दी हैं, तो फिर आप एज का जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी हटा दीजिए. क्योंकि अगर 9th क्लास के मेल में अभी से ही ये टेंडेंसीज आ चुकी हैं, इनफैक्ट जो और भी छोटे छोटे बच्चों के साथ हुआ है, केसेस हो रहे हैं, तो आपको फिर शादियां भी अलाउ कर देनी चाहिए कि आप बचपन से ही शादियां करो. और मेरे ख्याल से हिंदू धर्म में शुरू में जो बचपन में शादियां होती थी वो शायद फिर तब सही कहलाती थी. हम घूम फिर के तो वापस वहीं आ रहे हैं और हम कहीं ना कहीं वापस से ही एक टाइम आ जाएगा कि शायद औरतों पे बुर्का बढ़ने लगेगा, क्योंकि आप वापस एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हो. आप पहले उनको फ्रीडम देते हो, फिर आप उनके साथ ऐसा करते हो, फिर वापस आप उनको रोक लेते हो. तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स में चेंजेस आने चाहिए सर, और उनको एज अ फादर बिहेव करना चाहिए. उनको देखना चाहिए कि अगर मुझे इनको बेसिकली इंडिया में अगर मुझे इनको हिंदुत्व और इनके अंदर वो ट्रेडिशनल चीज़ों को एक्टिव रखना है तो वो रूल्स में भी दिखना चाहिए. मैम रूल्स में दिखता है, लेकिन बात यह है कि मैं उस रूल को फॉलो नहीं करना चाहता ना, तो फिर मैं रिटेलिएट करता हूँ कि क्यों लगाया. बिकॉज मैम देखिए, हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जो राजा है, जो ऊपर पोजीशन पे, जैसे भगवान है, उन्होंने ये दुनिया बनाई तो उन्होंने किसी को मशीन की तरह प्रोग्राम करके नहीं भेजा. उन्होंने क्या बोला? दिस इज़ योर वर्ल्ड, दीज आर द रूल्स, इफ़ यू विल फॉलो दिस रूल्स एवरीथिंग विल बी फाइन, यू विल कम बैक टू मी. पर भगवान अगर वो रूल खुद ही बैठ के फॉलो करवाने लग जाएं मार मार के, तो फिर इस वर्ल्ड क्रिएट करने का मतलब ही क्या था? आपकी और मेरी फ्रीडम क्या? इसलिए हमें ये समझना चाहिए, रूल बनता है, रूल के साथ रेस्ट्रिक्शन भी आता है. अब यहाँ पर मेरा रोल है कि मैं उस रेस्ट्रिक्शन को पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ. सिगरेट का पैकेट बनाया, उस पर लिखा हुआ है, उस पर फोटो भी दिया हुआ है कि दिस इज़ इंजरियस टू हेल्थ, आपको कैंसर हो जाएगा. मैं पढ़ते हुए भी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ ना मैम. तो रूल तो है, बट आप चाहते हो, और डेमोक्रेसी है, सब कुछ आपको अगर हिटलर बन जाएगा तो भी आप बोलोगे कि हमारी गवर्नमेंट हिटलर टाइप की है. अगर वो फुल्ली डेमोक्रेटिक हो जाएगी तो भी हम बोलेंगे. सो दिस इज एवरीथिंग इज पर्सनल जर्नी मैम, सब कुछ पर्सनल जर्नी. रूल्स हैं, हम कहाँ फॉलो करते हैं. मुझे पता है मेरे बच्चे को मुझे क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना. क्या मैं वो रेस्ट्रिक्शन अपने घर पे लगाता हूँ? नेटफ्लिक्स में इतना गंदा कंटेंट है, लेकिन उस पर लॉक लगाने का तरीका है, क्या मैं लगाता हूँ? मैं बच्चों के सामने भी वही देख रहा हूँ, तो फिर मैं कैसे बोलूँगा कि यार ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? तो सब मैं कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, और रेस्ट्रिक्शंस हैं भी. प्रॉब्लम ये है कि मैं फॉलो नहीं करता हूँ. फिर जब उस रेस्ट्रिक्शन को ज़बरदस्ती टाइट करा जाता है, जैसे मेरे फादर बोलते हैं कि बेटा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर वो मेरे को डांट लगाएंगे, मारेंगे. मैं बोलूँगा ये तो तानाशाह है, मुझे ऐसा पिता ही नहीं चाहिए. तो दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम है ना मैम. सो राजा जो है, राजा का काम ये है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बना के देना जहाँ सबके पास सफिशिएंट फ्रीडम भी हो प्लस रेस्ट्रिक्शन भी हो. ही कैन नॉट बी टोटल फ्री, ही कैन नॉट बी टोटली रेस्ट्रिक्टेड. सो यहाँ पर सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्यार दोनों तरफ से बराबर होगा तो ही सक्सेसफुल होगा. सो अगर सामने वाला रूल बना रहा है, आप ये भी देखो कि वो चीज़ मेरे लिए है या नहीं है. सो एक चीज़ किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है. नेटफ्लिक्स मेरे छोटे बेटी के लिए नहीं है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं देखूँ तो मुझे उसको वैसा कंज्यूम करना पड़ेगा, ऐसा यूज़ करना पड़ेगा. मैं प्राइवेटली देख सकता हूँ, बच्चों को ना पता चले, बट मैंने तो लिविंग रूम में टीवी लगा के रखा हुआ है जिसमें नेटफ्लिक्स चलता रहता है. और दूसरी बात तो यह है कि हम जो देखते हैं वो हिस्ट्री में आ जाता है. सो लेटेस्ट में दिखने जाएगा तो वो सामने आ ही जाएगा. क्यूरियोसिटी है, देखेगा ही देखेगा. सो कहीं ना कहीं हम सामने वाले को दोष ना देकर मैं ये भी देखूं, पहले ये देखूं वेदर आई एम फॉलोइंग व्हाट आई शुड फॉलो. इफ यस देन फिर मैं दोष लगा सकता हूँ. तो पहले खुद का चेक होना चाहिए, फिर सामने वाले का चेक होना चाहिए. सो रेस्ट्रिक्शंस हैं.
बढ़ाना भी चाहिए, लेकिन हमें खुद के ऊपर भी चेक रखना पड़ेगा। दोनों तरफ से रेस्ट्रिक्शन जब लगेगा तब आई थिंक विल क्रिएट अ गुड थिंग। सर, हम सोशल मीडिया पे फ्रीडम की बात कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो भी हमने अभी तक बात करी कि ऐसे मीम्स क्यों फ़ेमस होते हैं, लोग दे एक्चुअली लाफ़ एट इट एंड नेगेटिव चीज़ें लोगों को ज़्यादा इंट्रिगिंग लगती हैं। जैसे आपने अभी रिसेंटली जोकर मूवी की बात बताई, ऐसे ही सिमिलरली ल्यूसिफ़र पे बहुत अभी चर्चा चल रही है कि कैसे ल्यूसिफ़र को भी लोग बहुत पॉज़िटिव पर्सनैलिटी देखते हैं और बहुत लोग उनको प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। रावण भी एक पर्सनैलिटी है जिनको बहुत हाइप किया था बीच में, बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी की तरह पोर्ट्रे किया था। कहीं न कहीं जो मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है कि लोग नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैस्प करते हैं और जहाँ पे उनको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है, जैसे गीता और जो हम चीज़ें बता रहे हैं वो एक पेशेंस और कॉन्शियसनेस को प्रमोट कर रहा है, जिसमें आपको एक्चुअली अपने ऊपर स्टेप वाइज़ वर्क करना है। लेकिन जहाँ पे आज का यूथ बहुत ही क्विक रिजल्ट्स पे इंट्रीग होता है, इंटरेस्ट पैदा करता है, तो वो चीज़ें ज़्यादा उनको जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं। और कहीं न कहीं ऐसी पर्सनैलिटीज़ को पॉजिटिवली पोर्ट्रे भी किया गया है सर। जैसे ल्यूसिफ़र का भी आप देखेंगे अगर सीरीज़, तो कहीं न कहीं एक पॉइंट पे आके आपको भी लगेगा कि हाँ, ये कहीं न कहीं तो सही जा रही है पर्सनैलिटी। तो ऐसी सिचुएशंस में आपका क्या कहना है? मैं पहले लूसीफर से स्टार्ट करना चाहूँगा। लूसीफर वाला वेब सीरीज़ जो नेटफ्लिक्स पे आया था वो मैंने भी देखा, बिकॉज़ क्यूरियोसिटी हमेशा होती है कि हम, जैसे मैं लर्निंग करना चाहता हूँ, नेगेटिव कैरेक्टर से भी बहुत सीखने को मिलता है। लेकिन आज की जनरेशन को ल्यूसीफर बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर लग रहा है। रावण का जो आपने एग्जांपल देखिए, रावण का भी पॉजिटिव तरीके से बच्चे ले रहे हैं कि हाँ, रावणास का एंगल से आप देखो तो रावणा वॉज सही, वॉज करेक्ट। बट जब मैं उसको देख रहा था, मैंने पूरा डिटेल में पूरा सारे एपिसोड्स वॉच करे। सो हाँ, जब आप देखोगे तो आपको लगेगा यार सही बात कर रहा है। लेकिन जब हम डिटेल में जाएंगे, जब हम बात करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि वो इंडिविजुअल सोच है। वेरएज़ भगवद गीता या हमारे स्क्रिप्चर्स किसकी बात करते हैं? वो करते हैं अल्टीमेट पूरी सोसाइटी की बात करते हैं। सो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, उससे मेरे को फ़ायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने आपको बोला कि मैम मैं आपको 1 लाख रुपीज़ देता हूँ, जो करना है करिए। क्या करेंगे आप? 1 लाख यूज़ करेंगे, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या? उसके बाद ना आपको आदत लग गई है फ्री में मुझे अमाउंट मिल जाए कहीं से, तो फिर आप ऐसे सोर्सेज ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जहाँ से मुझे फिर से मिल जाए। एंड व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली, अगर वो चीज़ आपको दोबारा नहीं मिलेगी तो आपका दिमाग क्योस क्रिएट करेगा। इट विल क्रिएट अ नेगेटिव एनवायरनमेंट टोटल। सो प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम ये थी कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिला, आपको लगा कि ये राइट नाउ मुझे रिजल्ट देगा। सिमिलरली आज का यूथ भी इसको लग रहा है कि जो मुझे अभी अच्छा लग रहा है, जो मुझे अभी फायदा दे रहा है, जो मुझे खुशी दे रहा है, वो मेरे लिए सही है। अब स्क्रिप्चर्स की बात को या भगवद गीता की बातों को हम क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उनका जो प्रोसेस है वो स्लो है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग है, एवर लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं बोलूंगा मैं, एवर लास्टिंग बोलूंगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम लोग, आज का यूथ योग की तरफ भी बहुत आ रहा है, ट्रेंड कर रहा है कि योगा 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 करेंगे ना। योगा क्या करता है? योगा क्या मेरी बॉडी बनाता है? क्या योगा मुझे गुड लुक्स देता है? नहीं, वो मुझे अंदर से इतनी एनर्जी देता है कि बाहर से मेरा रिफ्लेक्शन आता है। बट क्या योगा एक दिन में काम करता है? नहीं करता है। सो हम ये चीज नहीं देख रहे। तो जैसे लूसीफर के बारे में भी बात करी गई कि लूसीफर है कौन? लूसीफर एक्चुअली ही इज द किंग ऑफ हेल, जो अपना वो काम छोड़कर नीचे आ जाता है और लॉस एंजलिस में अपना एक नाइट बार ओपन करता है। फॉलन एंजल का भी नाम हाँ, लिया गया है। वो इसलिए क्योंकि वो वहां से अपना काम छोड़कर बोलता है कि मैं तो भैया अपने हिसाब से रहूंगा, क्योंकि मुझे वो काम से मैं बोर हो गया हूँ। तो वो यहाँ आता है और फिर उसको दिखाते हैं कि उसकी सोच के थ्रू पुलिस डिपार्टमेंट भी आगे हेल्प लेता है। बट वो सोच कैसी है? वो इंडिविजुअलिस्टिक सोच है। और आज का यूथ जो है, अब मैं देख रहा हूँ, मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ, मुझे वो लग रहा है, तो मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ? अपने बारे में। तो बोला सही बात है यार, मैं भी तो ऐसे ही सोचता हूँ, ऐसा होना चाहिए, मैं भी, मुझे भी फ्रीडम होनी चाहिए, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे आंसर दीजिएगा। आपके लिविंग रूम में टीवी लगा हुआ है, आपके पास रिमोट है, आप एक चैनल देखना चाहते हैं, मम्मी आती हैं वो कुछ और देखना चाहती हैं, आपका छोटा भाई आएगा या और कोई मेंबर आएगा, अंकल आएंगे, वो अलग देखना चाहते हैं। अब क्या होगा? लड़ाई होगी? नहीं होगी? कैसे इसका रिजॉल्व कैसे करेंगे आप? सर, आई गेस एक्चुअल सिनेरियो तो ये रहेगा कि जिस पल जिन लोगों का भार ज़्यादा होगा, जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होगा, वही चीज़ एग्जीक्यूट होगी।
हम इसका दो और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक सॉल्यूशन ये, कुछ ऐसा देख लें जो सबको पसंद है, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि सबके रूम में इंडिविजुअल टीवी लगा दें। सो ये लूसीफर वाली सोच है, ये इंडिविजुअलिस्टिक सोच है, सबके रूम में इंडिविजुअल टीवी लगा दो। लेकिन अब उस वक्त तो मजा आएगा टीवी देखते वक्त, लेकिन इससे होगा क्या? सब लोग अलग अलग हैं, सब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जिस वक्त वो कनेक्शन में आएंगे, जब वो साथ में आएंगे, मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, फिर लड़ाई करने लग जाएंगे। लेकिन अगर हम शुरुआत से ही सब साथ में चल रहे हैं तो उस वक्त तकलीफ होगी एक दूसरे से एडजस्ट करने में, लेकिन जब हम एक दूसरे से एडजस्ट हो जाएंगे, फॉर एवर वी विल बी एडजस्टेड टू ईच अदर्स नेचर्स। सो जो लूसीफर सोच है, जो रावणा सोच है, और जो भगवत गीता या हमारे स्क्रिप्चर्स का जो कंपेयर कॉन्ट्रास्ट है, वो यही है। वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक सोच है, वो शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, लेकिन वो आगे जाके नेगेटिव इफेक्ट ही देगा, डैम श्योर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे स्टूडेंट बोलते हैं, सर मैं ड्रिंक करना चाहता हूँ, मुझे इच्छा हो रही है। क्यों? सर मुझे रिलीफ देता है बहुत। मैं बोलता हूँ ओके, जब आप ड्रिंक करो, आपको रिलीफ मिला, आप रिलैक्स हो गए, जब उसका नशा उतरेगा उसके बाद क्या? यू केम इनटू रियलिटी, फिर से वही सब चीजें, फिर क्या करोगे? फिर से पियोगे, फिर तुम उस एरिया में चले जाओगे। सो ये हो क्या रहा है? आप एडिक्ट बन गए ना। आपकी लाइफ मिजरेबल होगी या नहीं होगी? वो ही बोलेगा कि हाँ सर, ऑब्वियसली मेरी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। सो क्यों ना ऐसा सॉल्यूशन ढूंढा जाए कि जिससे मुझे परमानेंट रिजल्ट मिले। सो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे गुड फूड, अच्छा फूड लेने की कोशिश करूंगा, अच्छी चीजें कंज्यूम करूंगा। उस वक्त मेरा डाइवर्जन वहां जा रहा है नहीं, मुझे इल्योर हो रहा हूं मैं कि मुझे वो चीज चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को रोक रहा हूँ शुरुआत में। पर जब वो मेरी हैबिट बन जाएगा तो मैं देखूंगा कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, तो देन फिर मुझे पता चलेगा। सो दोनों में फर्क क्या है? ये इमीडिएट रिजल्ट देता है, वो थोड़ा डिलेड रिजल्ट देता है, बट इसका रिजल्ट शॉर्ट टर्म रहता है। हमारे स्क्रिप्चर्स और भगवत गीता का जो रिजल्ट है वो एवरलास्टिंग रहता है ना। चॉइस इज योर्स। आपको क्या चाहिए? शुरुआत का टेम्पररी प्लेजर एंड लाइफ बिकम मिसरेबल, और यू वांट शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए एंड whole life is my perfect and good and fine and I have proud on myself. Choice is always yours. तो सर एक्चुअली घूम फिर के हम वही डिसिप्लिन पे बात कर रहे हैं कि डिसिप्लिन और विल पावर ही, और जैसे आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया कि जैसे हम जिम जाते हैं और हमारी मसल पावर बनती है, वैसे ही माइंड की भी, जैसे आपने मुझे बताया कि माइंड की भी मसल पावर होती है। जितना आप उसको रिफाइन करते जाओगे उतना आप अपनी पर्सनालिटी को और बेटर करोगे। और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और कहीं ना कहीं भगवद गीता इज़ दैट कि आप स्लोली एंड स्टेडीली डीपर चीज़ों पे वर्क करें और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं, वो हमेशा के लिए निकल जाएगा आपके अंदर से। Exactly. भगवत गीता बात करती है फॉर एवर की, दैट्स वाई वो खुद भी एक टाइमलेस विजडम है। वो आपको ऐसा रिजल्ट देगी जो शुरुआत में आपको तकलीफ देगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आपको अपने आप से फाइट करना पड़ेगा, बट जब आप अपने आप से फाइट करेंगे और जब आप खुद से जीत जाएंगे, then आपकी अपने आप से दोस्ती हो जाएगी एंड यू विल नीड नो वन, योर लाइफ विल बी इन पीस। ऐसा नहीं होगा कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया आपका पूरी तरीके से बदल जाएगा, और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ विथ माई ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस। सोलफुल डेथ की हम बात करते हैं सर कि गीता आपके जीते जी तो आपके ऊपर काम करती ही है, बट हम जब कोशास की बात करते हैं, कोशास होते हैं हमारे 8 शीट्स ऑफ बॉडी की, एक फिजिकल बॉडी नहीं, आपके अंदर भी बहुत सारी कोशा हैं, प्राण में कोशा तक। और जब शरीर, आत्मा निकलती है शरीर से, शरीर छोड़ती है, तो तब भी उनकी सारी बाकी की कोशास एक्टिव होते हैं, और उस वक्त भी अगर आप उस सोल को गीता पढ़ाएं या गीता सुनाएं तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, और कहीं ना कहीं वो उनको हेल्प करता है मोक्ष की तरफ, या एक विजडम जो हम जीते जी नहीं ले पाए, वो उस टाइम पे वो 12-13 डेज में वो चीज़ इनके अंदर इनकलकेट हो सकती है। तो इस पे आपका क्या रिव्यू है सर? मैम देखिए, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, और ये हर उस पर्सन को एक्सपीरियंस होता है जो अपने आप के साथ रहता है, खुद के साथ। आपने बात सोल की करी, आज का यूथ इन सब पे बिलीव नहीं करता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने हाथ को टच करो, तो आप अपने हाथ को टच करोगे। मैं बोलूंगा अपने सर को टच करो, आप अपने सर को टच करोगे। मैं बोलूंगा आप अपने शोल्डर्स को टच करो, आप अपने आप शोल्डर्स को टच करोगे। सारी चीजें मैं टच करा दूं। अब मैं आपको बोलूं अपने आप को टच करो, सर मेरे ख्याल से वो स्पिरिचुअल इंसान ही समझ सकता है कि एग्जैक्टली ये लाइव एग्जांपल है आपके पास कि ये सब मेरे हैं, तो मैं कौन हूं? सो देयर इज समथिंग व्हिच इज इनसाइड अस, दैट सोल। सो
जिस दिन हम अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, अभी पता है आपको लाइफ ये पूरा कियोस क्यों है, ये रिलेशनशिप इश्यूज, ये एंगर इश्यूज, ये नेगेटिविटी इन द सोसाइटी, उसके पीछे रीजन ये है कि हम सबसे कनेक्टेड है, हम खुद से डिसकनेक्टेड है। जिस दिन हम खुद से कनेक्ट हो जाएंगे ना, ये सब चला जाएगा। और वो कनेक्ट कैसे होंगे? जब हम खुद से दोस्ती करेंगे। हमें ये बिलीव करना पड़ेगा कि मैं अपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी आई एम समथिंग एल्स, और मुझे खुद की पहचान करनी है। और जिस दिन आप इस जर्नी पे निकलेंगे ना, खुद की खोज में, दैट्स व्हाट माय बुक सेज, फाइंडिंग मी, अपनी खुद की खोज में, जब मैं अपने आप को खोज लूंगा तो फिर सारी जो सारे प्रॉब्लम्स है ना, उनका आंसर मुझे मिल जाएगा। प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, प्रॉब्लम विल ऑलवेज बी देयर। अब मर जाओगे उसके बाद भी प्रॉब्लम है। फिर आपने जो बात करी कि क्योंकि मैं सोल हूं, मतलब मैं मरूंगा तो मेरी सोल निकल के कहीं तो जाएगी, सो देयर इज समथिंग आफ्टर लाइफ। सो ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये कनेक्शन टू गॉड है, ये कनेक्शन टू डिवाइन पावर है, ये आपको आपकी अगली जर्नी के लिए रेडी करता है। सो डबल फायदा है। आपकी अभी की लाइफ भी जो है वो थोड़ी पीसफुल होगी, प्लस आपकी जो आगे की जर्नी है, योर सोल्स जर्नी विल ऑल्सो बी कंफर्टेबल। सो जो आपने भगवद गीता पढ़ा एट द टाइम ऑफ योर ग्रैंडफादर्स डेथ, एक और चीज़ पढ़ी जाती है जब किसी की डेथ होती है, वो होती है गरुड़ पुराण। लोग गरुड़ पुराण से बहुत डरते हैं। वो बताइए क्यों पढ़ी जाती है? वो इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि आपको डराया जाए, वो बताता है सिखाने के लिए कि आपकी जर्नी इसके बाद शुरू होने वाली है। तो जो मर गया है, जिसकी डेथ हो गई है, वो तो उस जर्नी पे जा ही रहा है, आपके लिए पढ़ी जा रही है, वो मरने वाले के लिए नहीं पढ़ी जा रही है। भगवद गीता आपके लिए पढ़ी जा रही है, जो जिसकी डेथ हो गई है उसके लिए नहीं पढ़ी जा रही, वो तो अपनी जर्नी पे निकल गया। अब आप समझो कि ये ऐसा होता है ताकि आप अब यहाँ से अपनी लाइफ को प्रॉपर से सेट कर पाओ जब जानोगे। दैट्स व्हाई आई से ऑलवेज से नॉलेज इज पावर। सो नॉलेज कहीं से भी मिल सकता है। आज की यूथ जनरेशन को मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ 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 ये मत सोचो कि सिर्फ मॉडर्न बुक्स में ही नॉलेज है। नॉलेज आपके स्क्रिप्चर्स में, और इससे बड़ा नॉलेज कोई नहीं हो सकता। सो जस्ट गो रीड, किसी के अंडर गाइडेंस में जाइए, पढ़िए, सीखिए। अगर नहीं जाना चाहते तो प्लीज़ रीड माय बुक, आपको एक छोटा सा पर्सपेक्टिव ज़रूर मिलेगा। मैंने एक बहुत छोटी सी कोशिश करी है कि इस बड़े कंटेंट को, इस डीप कंटेंट को बहुत ईजी तरीके से आपको आपकी लैंग्वेज में समझा सकूं। सो जस्ट गो फॉर इट, फाइंडिंग मी। वंडरफुल सर, वंडरफुल। एंड इनफैक्ट वो बुक मैंने भी पढ़ी है। ऑफ कोर्स आपसे ये पॉडकास्ट करने से पहले आई वेंट थ्रू योर बुक। एंड ये बुक जो है सर, एक्चुअली इट्स वेरी रेयर कि आप जैसे लोग जो एक्चुअली यूथ पे वर्क कर रहे हैं, वो भी एक बहुत न्यू तरीके से गीता को साथ लेके चल रहे हैं। और इसमें जैसे आपने सिचुएशंस बेस्ड, मतलब अपने रेगुलर जो आपकी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं, उनको दिमाग में रखते हुए आपकी डेली कॉन्वर्सेशंस विथ योर स्टूडेंट्स, उनको गीता के साथ लेके चले हैं आप। तो आई गेस एवरीवन शुड रीड दिस बुक। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो सर। आपके साथ मैं और हम जैसे और भी लोग जो इस विजन पे हैं टू प्रमोट कॉन्शियस लिविंग, हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे सर। एंड थैंक यू सो मच।